हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा जो अगला जो टॉपिक है या कहें कि अगला जो लेसन है वो एंजाइम का है। तो ये जो पार्ट है जो इससे पहले किए थे प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसके टॉपिक थे, इनमें प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसका ये लास्ट टॉपिक है या कहें कि एंजाइम। अब देखिए कि एंजाइम, तो एंजाइम जो है इसकी खोज किसने की, किसने नाम दिया इसको, या कहें एंजाइमों के लक्षण, एंजाइमों की क्रियाविधि, प्रभावित करने वाले कारक और इसका वर्गीकरण, ये सब पार्ट आएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और पार्ट छोटा सा देखते हैं जो एंजाइमों के लिए या कहीं बार बार ये वर्डिंग यूज में आएगा, और ये है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। उपापचय या फिर कहें मेटाबॉलिज्म। एक उपापचय या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती है? इन रिएक्शंस में एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इन रिएक्शंस की जो रेट होती है या इनकी जो दर होती है उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये जो पार्ट है, तो सबसे फर्स्ट में हम मेटाबॉलिज्म है इसी का मीनिंग देखते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए कुछ एक जो ये कहें कि जो सेल होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर या कहें कि एक सेल के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शंस जो रहती है वो होती रहती है, और ये भी रहता है कि वो सेल्फ कंट्रोल रिएक्शन है, अपने आप नियंत्रित अभिक्रियाएं होती हैं। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं की बात करें तो इनमें मेनली दो प्रकार की अभिक्रियाएं चलती हैं। एक अभिक्रिया तो ऐसी है जिसमें ए प्लस बी ये कोई मॉलिक्यूल बना देता है, जैसे सी। हम ये कहें कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए, रिएक्शन की, और उन्होंने सी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। इसको हम ये भी कह सकते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने आपस में रिएक्शन की और एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर दिया। या फिर कहें जो सी का फॉर्मेशन हुआ ये इस तरीके से हुआ कि दोनों आपस में जुड़ गए, यहाँ पर दोनों सेपरेट है। तो एक रिएक्शन तो वो ही जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की भी हम बात करें तो देखिए अपना एग्जाम्पल है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, यानी हम ये कहें कि CO2 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 और CO2, इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और साथ में H2O मॉलिक्यूल ये भी 6 है, यानी 6 H2O मॉलिक्यूल्स ये भी साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके एक C6H12O6 ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल्स है इसका 1 मॉलिक्यूल्स, इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो इस तरीके से, ये 6 कार्बन आपस में जुड़े और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन रहा है, और साथ में यहाँ पर हम ये कहें कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस रिएक्शन के लिए हमें सनलाइट की और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिएक्शन हुई है। तो इस रिएक्शन के अंदर यदि हम देखें तो देखिए छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी जो है उसकी आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शंस या फिर कहें एनाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये एक तो ये रिएक्शन हुई। अब देखिए इसके बाद दूसरी रिएक्शन ठीक इससे अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को वापस करते हैं हम C6H12O6 प्लस O2, यानी ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है,
दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया कि सी मॉलिक्यूल्स है, वो सी मॉलिक्यूल से टूट जाता है ए प्लस बी में, ए प्लस बी में। जैसे यहाँ पर ये जुड़ रहा था, यहाँ पर ये टूट रहा है। सी का मतलब ए और बी दोनों एक साथ है। यहाँ पर ये था, यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, तो इस समय वही 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP यानी एनर्जी जो है, ऊर्जा, ये हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ पर नॉर्मली ऊर्जा काम में आ रही थी, यहाँ पर ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई बॉडी के अंदर। इसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, वह टूट गया है छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन हुई उसका नाम दिया कैटाबॉलिक। तो ये जो कैटाबॉलिक हुई और ये रिएक्शन हुई एनाबॉलिक। देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन और ये हुई सेकंड रिएक्शन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शंस हैं, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ डेफिनेशन दे। तो देखिए एनाबॉलिक कौन सी हुई? इस प्रकार की रिएक्शन जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हो, एनाबॉलिक रिएक्शन है। इनमें ऊर्जा या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो लाइट के रूप में मिला। दूसरी रिएक्शन कि ऐसी रिएक्शन है जिनमें एक लार्ज मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है या ब्रेक डाउन होकर के एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये कहें कि ये जो है एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं, इसको कहते हैं एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई। इसमें सिंथेसिस प्रकार की है, इसमें ब्रेक डाउन प्रकार की है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ये दो रिएक्शन हुई। इसके बाद देखिए कि ये रिएक्शन अपने आप में नहीं होती है, बल्कि इन रिएक्शंस जो रहती हैं इनकी रेट को इफेक्ट करते हैं कुछ पार्ट जो रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स यूज में आते हैं जिनको हमने नाम दिया है एंजाइम। तो ये एंजाइम्स इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर भी एंजाइम, देखिए जब हम ये टॉपिक करेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तब हम हर एक स्टेप पर एक एंजाइम का नाम लिखेंगे। तो इसका मतलब इन रिएक्शंस को करने के लिए कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन प्रोटीन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एंजाइम, जो इनकी रेट पर इफेक्ट डालते हैं, इसकी दर को प्रभावित करते हैं। और मेनली जो एंजाइम रहते हैं वो इस रिएक्शन रहती है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज भी करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो बुक के अंदर लिखा हुआ रहता है वो नॉर्मली ये लिखा रहता है कि एंजाइम में जो कोई भी रिएक्शन रहती है उनकी रेट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हर बार ये सही नहीं है, कुछ जगह पर रेट को डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम इन दोनों रिएक्शंस जो हैं इनको एक साथ जोड़ देते हैं। दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया और दोनों को एक साथ जोड़ते बन जाती है मेटाबॉलिज्म। यानी हम ये कहें कि एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, इन रिएक्शंस को यदि एक साथ कर दें तो हो जाते हैं मेटाबॉलिक। इनको कहते हैं उपचय और इसको कहते हैं अपचय। तो हम ये कहें कि ये जो है उपचय प्लस अपचय, इनको यदि एक साथ कर दें तब हम कहते हैं उपापचय। तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन यदि साथ साथ हम देखते हैं, साथ साथ होती हैं, तब उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, या फिर ये कहें उपचय एंड अपचय। दोनों क्रियाएं यदि साथ साथ होती हैं तो हम उसे कहते हैं उपापचय। तो ये तो ये उपापचय क्रियाएं जो हमारे ये कहें कि बुक के अंदर भी काफी बार ये वर्डिंग यूज में आता रहता है कि उपापचय क्रियाएं हैं। जीवों के अंदर या कोशिकाओं में उपापचय क्रियाएं होती हैं। एंजाइम के टॉपिक में तो मेनली ये आता ही रहेगा। तो इस तरीके से अब उपापचय की बात करें तो उपापचय ऐसी है जो संश्लेषण टाइप की भी है
और हम ये कहें कि डिसोसिएट या कहें कि जो ब्रेक डाउन प्रकार की रिएक्शन यदि साथ साथ हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं टूटते भी हैं। देखिए ये बन गया, कोई नया मॉलिक्यूल्स बनेगा तो टूटेंगे भी बनेंगे भी, दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं। इन रिएक्शंस जो रहती है, इन रिएक्शंस की जो रेट होती है उस पर इफेक्ट डालने के लिए जो प्रोटीन नेचर के कुछ कंपोनेंट रहते हैं जो इनकी रिएक्शन की रेट जो रहती है उसको इंक्रीज करते हैं, और वो प्रोटीन नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या हुए, देखिए केमिस्ट्री में जो कैटेलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से लिविंग सेल के अंदर यहाँ पर एंजाइम होते हैं। तो इसीलिए हम ये कहें कि एंजाइम एक प्रकार से उत्प्रेरक जैसा ही है, लेकिन वहां इन जो इनऑर्गेनिक है, या कहें कि वहां पर जो नॉन लिविंग रिएक्शन चल रही थी, यहाँ पर लिविंग रिएक्शन चल रही है, इसीलिए यहाँ पर हम ये कहें कि बायो कैटेलिस्ट है। वहां पर कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में हम कहते हैं उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट है। यदि इस कैटेलिस्ट की बात करें तो ये तो हुआ केमिस्ट्री, लेकिन यहां पर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक। जैविक क्रियाओं में एक लिविंग सेल के अंदर कोई भी उत्प्रेरक है तो उसे कहा जैव उत्प्रेरक, और यदि बात करें लिविंग सेल में जो उत्प्रेरक का फंक्शन करता है वो करता है एंजाइम। इसीलिए एंजाइम एक बायोकैटेलिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। तो ये तो ये, अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो नेचर रहता है वो मेनली प्रोटीन प्रकृति का होता है, कि एंजाइम की यदि बात करें या जैव उत्प्रेरक की बात करें तो ये रहता है प्रोटीन, प्रोटीन नेचर का होता है। तो इसी प्रकार से अब एंजाइम की डेफिनेशन हो जाती है कि एक प्रोटीन नेचर का बायोकैटेलिस्ट, यानी एक प्रोटीन नेचर का बायोकैटेलिस्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या हुआ, एक जैव उत्प्रेरक जो प्रोटीन प्रकृति का होता है, उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो उसे हमें कहा कि एंजाइम कहलाता है। ये एंजाइम की डेफिनेशन है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोटीन प्रकृति के मॉलिक्यूल्स हैं जो उपापचय अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं या उनकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये प्रोटीन नेचर के जो मॉलिक्यूल्स थे या बायोकैटेलिस्ट थे, उन बायोकैटेलिस्ट या मॉलिक्यूल्स को ही हमने प्रोटीन नाम दिया। अब देखिए इसकी हिस्ट्री से संबंधित कुछ एक बात करते हैं कि एंजाइम जो है, इस पर कुछ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। एक सीरियल के अंदर किस तरीके से है ये एंजाइम से रिलेटेड कुछ एक साइंटिस्ट है या कुछ एक टर्म्स है, उनको देखिए। तो यहाँ पर एंजाइम में इसका सिंपल सा अर्थ क्या हुआ, बायोकैटेलिस्ट और प्रोटीनियस नेचर, कि प्रोटीन प्रकृति का बायोकैटेलिस्ट है जिसको हमने एंजाइम कहा। इसके बाद देखिए एंजाइम जो है इसका अर्थ जो है वो किस तरीके से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज का है कि एंजाइम के अंदर यदि बात करें, इनका मतलब ये रहता है, जो एन का मतलब हुआ इन, इसके बाद जाइन का मतलब होता है ईस्ट, यानी ईस्ट, और इनका मतलब अंदर। तो ये जो अर्थ निकला इसका ये निकला कि ईस्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो एंजाइम जिसकी खोज हुई थी वो ईस्ट में ही खोजा गया, इसीलिए ये लिखा गया कि ईस्ट के अंदर कोई बायोकैटेलिस्ट है, तो इसीलिए हुआ इन ईस्ट, और इसी को कहते हैं एंजाइम। ये हुआ। तो ये तो था एंजाइम का कि नाम एंजाइम किस तरीके से दिया गया, कि सबसे फर्स्ट में एंजाइम को ईस्ट में खोजा गया, इसीलिए लिखा गया इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर, इसीलिए नाम हुआ एंजाइम, जिसके अंदर इनका मतलब जो रहता है, जो एन जो है एंजाइम का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद कुछ एक साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट की बात करें तो बर्जीलियस जो है, इसने सबसे पहले यानी फर्स्ट में जो एंजाइम है उसके बारे में अपने विचार रखे। एंजाइम जो है उसको सबसे पहले इसने देखा था कि एंजाइम इस तरीके के जो पदार्थ हैं, बायोकैटेलिस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं
तो ये कहें कि बर्जिलियस जो है उसने ही एंजाइम के बारे में सबसे पहले बताया और इसने नाम दिया जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। देखिए एंजाइम ने कहकर इसने क्या कहा, जैव उत्प्रेरक, ये ऑब्जेक्टिवली पर्सन में आते हैं। इसके बाद एंजाइम नाम कोहेने एक साइंटिस्ट था, इसने जैव उत्प्रेरक ने कहकर के एंजाइम कहा क्योंकि सबसे पहले ईस्ट के अंदर ही इसको खोजा गया था, इसीलिए इसे कहा एंजाइम। तो एंजाइम शब्द किसने दिया, कोहेने ने। इसके बाद हम ये कहें कि बुकनर जो था उसने जाइमेज एंजाइम की सबसे पहले खोज की। देखिए बर्जिलियस ने जैव उत्प्रेरक के बारे में बताया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कोहेने ने कहा कि वो पार्टिकल्स वो जैव उत्प्रेरक नहीं, उनको हम एंजाइम नाम देते हैं। लेकिन बुकनर ने सबसे पहले जाइमेज एंजाइम है इसकी खोज की। इसके बाद आता है सुमनर। सुमनर ने यूरिएज एंजाइम है यानी यूरिएज एंजाइम है इसकी खोज की, और ये जो था इसका क्रिस्टलीय रूप में इसको सेपरेट किया, यानी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर यूरिएज एंजाइम को सेपरेट किया सुमनर ने। इसके बाद जो रहता है कि सुमनर और नॉर्थोरपे और सुमनर ने ये कहा कि सभी एंजाइम प्रोटीन के हैं, यानी सभी एंजाइम है उनकी प्रकृति कैसी है, प्रोटीन की है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये इन्होंने कहा। इसके बाद स्टेनले, सुमनर और नॉर्थोरपे, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया जो प्रोटीन से रिलेटेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो प्रोटीन के ऊपर इनको हम ये कहें नोबेल प्राइज मिला, वो मेनली एंजाइम की ही बात थी कि एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने ये कहा सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसके साथ देखिए कि एक अपवाद है कि टोटल एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। हम ये कह सकते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन के हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। और इसके अंदर देखिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सभी राजस्थान के रहने वाले इंडिया के हैं, नहीं सभी इंडिया के निवासी राजस्थान के नहीं है। बिल्कुल वही है कि सभी एंजाइम तो प्रोटीन के हैं, नहीं सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी के अंदर देखिए कि जो ये बताया गया इसके अंदर राइबोजाइम एक एंजाइम होता है, यानी एक एंजाइम है राइबोजाइम, और ये राइबोजाइम एंजाइम होता है, ये बनता है आरएनए से। तो ये एक अपवाद है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के, लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि कौन सा एंजाइम ए प्रोटीन है या नॉन प्रोटीन एंजाइम है, तो वो राइबोजाइम होता है जो आरएनए से बनता है, न कि प्रोटीन से बनता है। तो ये इसका एक अपवाद भी है। बाकी राइबोजाइम को छोड़ करके सभी एंजाइम प्रोटीन के हैं, इसीलिए कहा गया सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एंजाइम है इसके बारे में। देखिए एंजाइम है, इन एंजाइम्स को प्रोटीन और अप्रोटीन पार्ट रहते हैं, इनके बेसिस पर टू टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट जो आता है उसमें सरल एंजाइम। अब सरल एंजाइम कौन से हैं या सिंपल एंजाइम, तो सरल एंजाइम कहें या फिर कहें सिंपल एंजाइम। फॉर्मेड ओनली प्रोटीन, केवल प्रोटीन के बने हुए जो एंजाइम होते हैं जिनमें केवल और केवल ओनली प्रोटीन पार्ट ही होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट अब्सेंट रहता है, कोई भी नॉन प्रोटीन नहीं होता है। तो इस टाइप के जो एंजाइम होंगे उनको हम कहते हैं सरल एंजाइम। और इसके एंजाइम जो है, इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे पेप्सिन है, यूरिएज एंजाइम है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। मेनली यदि हम देखें कि इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट अब्सेंट रहता है, केवल प्रोटीन पार्ट ही बना हुआ है। इसके बाद देखिए ये तो थे सिंपल एंजाइम। इसके बाद अगले आते हैं पूर्ण एंजाइम या होलो एंजाइम। यदि इनकी बात करें तो इनमें हमने ये कहा कि ओनली प्रोटीन, और इसमें ये कहेंगे प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन पार्ट के साथ साथ ए प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के साथ ए प्रोटीन पार्ट यानी जिसमें प्रोटीन अब्सेंट रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो हम ये कहें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उनसे मिलकर के जो एंजाइम बनता है
उस एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम। देखिए इसकी बात करें तो इसके अंदर हम ये कहें कि जैसे ये एक एंजाइम का पार्ट है, इस एंजाइम के पार्ट की यदि हम बात करें इस तरीके से, तो इसके अंदर ये तो कहें प्रोटीन, मेन पार्ट क्या हुआ प्रोटीन, और इसी के साथ में एक छोटा सा पार्ट यदि ये कहें कि नॉन प्रोटीन, और इसको हमने कहा होलो एंजाइम या कहें कि एक एंजाइम। तो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहा होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट रहता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम, यानी ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एपो एंजाइम। देखिए ये ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उन्हें पूछा जाता है कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन है उसको कहते हैं कोफैक्टर, या सहकारक, सहकारक इस तरीके से। अब ये जो है कोफैक्टर जो रहता है, देखिए इसमें तो कंप्लीटली हमने ये कहा कि ओनली प्रोटीन, केवल प्रोटीन होगी इस पार्ट में, ये पार्ट हुआ। और ए प्रोटीन पार्ट है इसको हमने कहा ये कोफैक्टर। अब ए प्रोटीन पार्ट है, यदि इनकी बात करें तो इसके भी 3 ग्रुप बनाए। इसमें फर्स्ट है प्रोस्टेटिक समूह, जो ये है, इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कार्बनिक भाग होता है, यानी जो प्रोटीन के साथ जो ए प्रोटीन भाग है वो कार्बनिक है। लेकिन यदि इसकी बात करें तो ये पार्ट जो रहता है टाइटली जुड़ा हुआ नहीं, टाइटली जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, या कहें मजबूती से जुड़ा है। प्रोटीन पार्ट है इससे क्या होगा, टाइटली अटैच है, प्रोटीन पार्ट से ये पार्ट टाइटली अटैच रहता है, ऑर्गेनिक। और यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के जो पार्ट रहते हैं वो साइटोक्रोम वाले जो पार्ट है, या कहें कि जो साइटोक्रोम तंत्र के अंदर जो ये पार्ट प्रेजेंट होता है, तो ये है, इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है सह एंजाइम। तो ये जो सह एंजाइम है ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते हैं, या कहेंगे प्रोटीन के साथ जो लूज बॉन्ड के द्वारा ही अटैच रहते हैं, टाइटली अटैच नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें जैसे NAD हुआ, NADP हुआ, इस तरीके से ये ऑर्गेनिक पार्ट हुए। इसके बाद थर्ड है आयन सक्रिय। तो जो आयन एक्टिवेशन है, एक्टिवेटर जो रहते हैं वो रहते हैं इनऑर्गेनिक। और इससे पहले ही लेसन में हमने पढ़ा था कि जो 17 एसेंशियल जो एलिमेंट्स है, अनिवार्य पोषक तत्व हैं, उनमें से सभी के अंदर हमने मैक्सिमम में ये लिखा था ये एंजाइमों को एक्टिव करते हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी एग्जांपल उनमें से, जैसे ये कहें कि आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इसके बाद जैसे निकिल हुआ, इस प्रकार से जैसे क्लोराइड, जो भी पार्ट रहते हैं वो सभी पार्ट एंड जो आयंस जो रहते हैं जो एंजाइम की क्रिया को एक्टिव करते हैं, तो वो सब पार्ट आयन इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं ये सभी मिलकर के होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। प्रश्न आता है कि होलो एंजाइम क्या रहता है, तो प्रोटीन और ए प्रोटीन पार्ट से मिलकर के जो एंजाइम बनता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये था हमारा एंजाइम का। इसके बाद जैसे आगे हम करेंगे इसका जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी मैकेनिज्म है।